नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार फिर आपके इसी अपने ही परिवार में। जी हाँ मित्रों, YouTube पर पहली बार YouTube पर पहली बार संस्कृत शिक्षण शास्त्र की एकमात्र ऐसा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो को मैं शुरू से लेकर के अगर आपने अंत तक अगर ये वीडियो देख ली तो आपके शिक्षण शास्त्र यानी कि सीटेट हो या कोई भी अदर एस्टेट एग्जाम्स हो, उसमें जो आपके मॉडर्न सीटेट में 15 अंक के जो आपके पेडागोजी यानी संस्कृत शिक्षण शास्त्र के आपके 15 अंक जो आते हैं, तो उस 15 अंक को पूर्ण रूप से 15 प्राप्त करने की हम संपूर्ण यह वीडियो आपके लिए सक्षम है मित्रों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे मित्रों। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे जो कि संस्कृत भाषा को, क्योंकि संस्कृत जब सीटेट का आप एग्जाम क्रैक करने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं मित्रों, तो उसमें टोटल जो होती है संस्कृत लैंग्वेज होती है। इसलिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आपको संस्कृत भाषा को समझने में आपकी काफी मदद करेंगे मित्रों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो जी हाँ मित्रों, अगर आपको शिक्षण संबंधी कोई भी क्वेरी होती है तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9557636748। इस पर आप कोई भी क्वेरी है तो आप इसे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे आप कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं मित्रों। तो संस्कृत भाषा के हमारे कुछ ऐसे वर्ड जिनके माध्यम से आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओगे, उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे, और लैंग्वेज समझने के पश्चात जो ऑप्शन में भी आपके कुछ टैग वर्ड्स भी रहते हैं उनको भी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और इस संस्कृत शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी मित्रों। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि आपका सबसे अस्थि। अस्थि का अर्थ होता है। जैसे कोई भी अगर आपके वाक्य आता है तो उसमें जैसे मम विद्यालयम ग्रामीण अस्ति, तो यानी मेरा विद्यालय जो ग्राम यानी ग्राम में समीप अस्ति, तो ग्राम के समीप है। तो इस तरह अस्थि का अर्थ होता है आपका हाँ यानी कि है। और वहीं पर नास्ति अगर प्रयोग में लाया जाता है मित्रों, तो नास्ति का जो अर्थ होता है वो नहीं के रूप में आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके नास्ति दिया हुआ है और अगर उसमें नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, तब ये नास्ति आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, अदरवाइज ये नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नास्ति का अर्थ होता है नहीं। इसी तरह किम किमम, ठीक है, किम किमम का अर्थ होता है क्या क्यों। ये भाषा यानी संस्कृत की जो भाषा होती है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या और क्यों का कब यूज किया जा रहा है। ठीक है। और आता है अगला आपका केन। केन का अर्थ होता है किसने या किसके के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर कति की बात करेंगे तो कति का मतलब होता है कितने। कति का अर्थ क्या होता है कितने। और कस्या, कस्या इसका रूप भी चलता है। ठीक है, रूप इसके इन सभी के भी मिलेंगे आपको। कस्या का अर्थ होता है आपका कौन सी। और यदा कदा तदा, ये तीनों वर्ड कुछ ऐसे आते हैं जिन्हें अव्यय बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इनमें भी सभी अव्यय है कुछ। तो यदा का अर्थ होता है आपका जब, कदा का अर्थ हुआ आपका कब, और तदा का अर्थ होता है आपका तब। ठीक है, तो यदा कदा तदा का अर्थ होगा जब कब तब। इसी तरह आपका यत्र तत्र, यत्र तत्र का जो अर्थ होता है मित्रों जहां वहां। ठीक है, जहां वहां यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यत्र तत्र मिलता है तो उसका अर्थ हो जाएगा जहां वहां। इसी तरह अत्र तत्र मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन में तो उसका अर्थ हो जाएगा यहां वहां। ठीक है, किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कदाचित, कदाचित का अर्थ होता है कभी, कभी कभी या कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका किंचित। किंचित का अर्थ होता है मित्रों किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा तो इसका कुछ या थोड़े के रूप में इसका अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, कुछ या थोड़े के रूप में। स्वह, स्वह का अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो स्व अगर आ जाता है तो आने वाले कल के रूप में इसका अर्थ आप ग्रहण करोगे मित्रों। मृषा, मृषा का अर्थ होता है मिथ्या यानी कि झूठ, यानी मिथ्या वाक्य या वचन, तो आपका झूठ वचन। ठीक है, याद रखेंगे। यति का अर्थ होता है कि के रूप में लिया जाता है। वहीं पर च, ठीक है, जैसे माता पितरौ तो माता च पिता, भ्रातरौ भाई बहन। ठीक है, तो और के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह आपका लिया जाता है अचिरेण। अचिरेण का अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी ही। जी हाँ मित्रों, वहीं पर संप्राप्ति, संप्राप्ति अगर यदि किसी वाक्य में संस्कृत के लैंग्वेज में आता है तो आप इसके अर्थ को अब, कई बार अब के रूप में ग्रहण किया जाता है, और या इसी समय या अभी। ठीक है, संप्राप्ति का अर्थ समझेंगे आप अभी, अब, इसी समय। नेक्स्ट आपका हंत। ठीक है, तो हंत के रूप चलते हैं इसलिए हंत हंत याद आता है, इसको याद रखेंगे आप। इसको जो अर्थ लिया जाता है वो प्रसन्नता के रूप में भी, यानी यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उसके रूप में भी, या हर्ष, दया, शोक, विस्मय आदि बोधक जो हमारे चिन्ह होते आदि के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। बस आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नक्तम।
नक्तम का अर्थ होता है रात्रि, कई बार रात्रि ही सीधे आ जाता है, लेकिन सीटेड लैंग्वेज में इसको नक्तम को ज्यादा वरीयता दी गई, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है रात को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु का अर्थ होता है बार बार, यानी किसी व्यक्ति को कोई कार्य पसंद होता है तो उसे बार बार करता है, तो हम इसे मुहुर्मुहु संस्कृत में लैंग्वेज में आएगा, आप इसे समझोगे। यदि मुहुर्मुहु आता है तो कोई व्यक्ति उसे कार्य को बार बार करने की रूप में कह रहा है या अर्थ है उसका, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका नित्यम या प्रत्यहम, ठीक है, नित्यम या प्रत्ययम। अगर सीटेड लैंग्वेज में आपको यह मिलता है कोई वर्ड, तो आप इसका अर्थ प्रतिदिन, क्या समझेंगे, प्रतिदिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नूनम। नूनम का अर्थ लिया जाता है निश्चय ही, ठीक है, यानी कोई दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो इसका अर्थ लिया जाएगा, ये नूनम आपका संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाएगा, इसका अर्थ होगा निश्चय ही। और पुरा और नवीन, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, नवीन का मतलब होता है आधुनिक या नया के रूप में आप अर्थ लिखोगे। और यह प्रश्न आपके लिए ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा अधोलिखित, अधोलिखित या ऊपर लिखित, ठीक है। तो अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे दिया हुआ या नीचे लिखा हुआ, और ऊपर लिखित का अर्थ होगा, याद रखेंगे आप, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, जैसे कोई पद्यांश या गद्यांश दिया जाता है, ठीक है, तब। और समीचीनम, समीचीनम का अर्थ होता है प्रचलित, जैसे कि हमारी परंपरागत लोक कथाएं होती हैं वो प्रचलित होती हैं, तो उनके लिए समीचीनम का प्रयोग किया जाता है। असमीचीनम प्रयोग किया जाएगा तो अप्रचलित के रूप में इसका अर्थ आप ग्रहण करेंगे। तो ये थे मित्रों हमारे संस्कृत भाषा को समझने के लिए आपके उसके उन महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। आगे बढ़ते हम अपनी संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत पेडागोजी की ओर मित्रों। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो परिनिष्ठित है, परिमार्जित है, एक प्रतिष्ठित भाषा है, जो प्राचीन वेदों की भाषा है और पंडितों की भाषा है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है हमारी जो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है और अन्य जो भाषाएं हैं वो कैसी हैं, राष्ट्रीय भाषाएं, राज्य भाषाएं या किस तरह की भाषाएं। तो जैसे कि हमारी हिंदी है जो राज्य भाषा का उसको दर्जा मिला हुआ है, और जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो प्रत्येक राज्य स्टेट में बोली जाती है, उसे दर्जा नहीं मिला है, सिर्फ उसे माना गया है अंग्रेजी को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसको मान लिया गया है। और इसी प्रकार जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की आदि जननी कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा है, संस्कृतम भाषा अस्ति, तो आप याद रखेंगे ये संश्लेषणात्मक भाषा है। कौन सी भाषा है, संश्लेषणात्मक भाषा है, ठीक है। और बात करते हैं भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति। तो देखिए कोई भी भाषा हो उसकी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि और उसके एक संकेत चिन्ह होते हैं, उसी रूप में हमारे संस्कृत भाषा का जो प्राथमिक रूप है उसकी सांकेतिक यानी उसके चिन्ह, उसके प्रतीक चिन्ह यानी कि सांकेतिक भाषा आपको एज इट इज ऑप्शन में मिल जाएगा जब भी यह प्रश्न बनेगा, तो ठीक है। तो याद रखेंगे भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वह सांकेतिक यानी सांकेतिक भाषा है। भाषा अर्जनम यानी विद्यार्थी जो होता है वो भाषा अर्जनम या भाषा का अधिग्रहण किस तरह कर सकता है, ठीक है। तो ये एज इट इज ऑप्शन के कुछ टैग वर्ड्स भी हैं और इसको कवर भी करेंगे। तो सहज रूपम यानी बालक जो अधिग्रहण करता है वो सहज रूप से, आसानी से, स्वेच्छा से करता है, ठीक है, रुचि अनुसार होगा, ठीक है। तो वह स्वाभाविक भी होता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बालक जो होता है वो जिज्ञासु होता है, वो तो उसे मातृभाषा में अगर आप ये ऑप्शन मिलते हैं तो ठीक है। और प्रथम भाषा, समाज, अनुकरण और अनौपचारिक, इन माध्यमों से, मातृभाषा से, प्रथम भाषा के रूप में, समाज से, समाज का सर्वाधिक भाषा बालक पर प्रभाव पड़ेगा और अनुकरण के माध्यम से। तो देखिए मातृभाषा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भी उसमें संतुष्टि दी गई है कि बालक जो है अपने जो परिवार से जो अपनी भाषा लेकर के आता है, ठीक है, उसी को हम मातृभाषा बोलते हैं, ठीक है, उसी भाषा को उसको सम्मान करना चाहिए और उसी भाषा में उसको अधिगम को कराना चाहिए, जिसका अधिगम है वो बालक का वो उच्च स्तरीय का हो, ठीक है। तो वह आपकी मातृभाषा के रूप में। प्रथम भाषा, जो भाषा के साथ बालक परिवार के साथ आता है, परिवार से विद्यालय में आता है, उसकी प्रथम भाषा कहलाएगी, उसकी मातृभाषा ही कहलाएगी, ठीक है। समाज, समाज का बालक के जो है उस पर सर्वाधिक प्रभाव करता है, क्योंकि उसके आसपास का जो आस पड़ोस है उसका समाज किस तरह का है तो उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अनुकरण, आपने देखा होगा जो भी बालक है आपके, छोटे छोटे बालक है तो वो क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से, यानी आप यदि आप उनसे कुछ कहोगे तो वो आपकी बातों का, आपके होठों हाव भावों को देखेंगे और उसके पश्चात अनुकरण के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो यही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी अनौपचारिक भाषा कहलाती है। तो इसके टैग वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है तो ये आपके एजिटेज मिल जाएगा आपको, बालक से मातृभाषा अध्ययने अधिगमतु, यानी बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम कराना चाहिए एनसीएफ, जैसा कि 2005 में भी संतुष्टि दी गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम, ठीक है। भाषा का अधिगम, तो कोई भी भाषा उसका अधिगम कैसे होता है, तो भाषा का अधिगम होता है प्रयास पूर्ण होता है, क्योंकि जब तक बालक कोई भी अधिगम
करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, यानी कि वो स्वेच्छा से या उसकी रुचि नहीं होगी तो वो अधिगम सार्थक नहीं होता है। तो इसलिए जो अधिगम होता है वो भाषा का अधिगम वो प्रयासपूर्ण होता है, जो कि विद्यालय के माध्यम से, और जो मानक या द्वितीय भाषा होती है, मातृभाषा उसकी प्रारंभिक भाषा होती है, ठीक है, जो कि उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसी के बाद जो वह दूसरी भाषा जो उसे बोलते हैं उसको द्वितीय भाषा कहलाएगी। वही भाषा आपकी क्या कहलाती है, आपकी अनौपचारिक भाषा कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि इसके टैग वर्ड आपको एज इट इज मिल जाएंगे। भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व अस्ति, यानी भाषा अधिगम में, भाषा का अधिगम में सर्वाधिक महत्व है, किसका है, ठीक है, तो समाज का है। सर्वाधिक प्रभाव समाज का ही पड़ता है, क्योंकि सबसे अधिक वह समाज में ही निवास करता है, और समाज अपने स्तर को, अधिगम स्तर को या अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालयों का निर्माण करती है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अंत्य क्रिया, यानी बालक और शिक्षक के मध्य जो अंत्य क्रिया होती है उसके माध्यम से भी बालक के अंतर्गत जो है अधिगम का विकास होता है, उसका भी महत्व होता है। सामाजिक संवाद का, वह सामाजिक में किस तरह रह रहा है, किस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, उसका भी सामाजिक संवादों का भी इस बात को कहने के लिए भाषा का प्रयोग करेगा। और अवसर से, यानी बालक को क्या करना चाहिए, बालक को अत्यधिक अवसर दिए जाने चाहिए, उसकी जो मातृभाषा है उसमें सम्मान किया जाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग उसको अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे उसका अधिगम उच्च स्तरीय हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ड एज इट इज मिल जाएंगे। अधिग्रहण जो होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, सहजकम होता है, यानी सहजिकम आपको सीधे ही ऑप्शन में मिल जाएगा। अधिगम प्रयास जन्य या प्रयास पूर्ण आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, अब याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ याद रखना है। तो प्रत्येक बालक से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीधे एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण से जन्मजाता शक्ति अस्ति, यानी प्रत्येक बालक की जो अधिग्रहण यानी सीखने की जो क्षमता है या सीखने जो होते हैं वो जन्मजात उसकी शक्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है जिज्ञासु होता है, सीखने योग्य होता है, ठीक है। वह बस हमें उसको अवसर और उसको उपयुक्त विधियों के माध्यम से अधिगम को चित्रीय बनाना होता है। नेक्स्ट है आपका भाषा कौशलम, यानी भाषा के कौशल क्या होते हैं, ठीक है। तो एलएसआर आपकी इंग्लिश में आप जानते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा में वही हमारे 4 कौशल होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में वही होते हैं। श्रवणम यानी सुनना, संभाषणम, संभाषणम का अर्थ होता है बोलना, पठनम पढ़ना, और लेखनम च, ठीक है। तो ये हमारे संस्कृत भाषा के 4 कौशल होते हैं, ठीक है। अगर 4 कौशल पूछे गए तो आप बता पाएंगे श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम च, ठीक है। यहीं से अगर आपके प्रश्न बन जाता है भाषा, भाषा को हम किस प्रकार की होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, संस्कृत भाषा है जो है उनमें 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखो भाषा को जब हम सीखते हैं तो अभिव्यक्ति के माध्यम से, ठीक है, एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आपको सीधे ये आपके टैग वर्ड है, ठीक है। तो एज इट इज प्रश्न मिलेगा तो आपको अभिव्यक्ति मिल जाएगा, यानी बालक जो है भाषा को अभिव्यक्तियों के माध्यम से, अभिव्यक्ति यानी माध्यम से एक दूसरे के समझ प्रस्तुत करेगा। और अभिव्यक्ति उत्पाद, इसी को हम उत्पाद कौशल कहते हैं, क्योंकि बालक के जो मन में हाव होते हैं, भाव होते हैं, उसके विचार होते हैं, वो उसके मस्तिष्क से जन्म लेते हैं, इसलिए इनको उत्पाद कौशल और इसको अभिव्यक्ति कौशल को क्या कहा जाता है, उत्पाद कौशल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उत्पाद कौशल कितने होते हैं या अभिव्यक्ति कौशल कितने होते हैं, तब ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये 2 होते हैं, संभाषणम लेखनम च, यानी संभाषण मतलब बोल करके और लिख करके। ये हमारे 2 जो कौशल है वो कैसे है, अभिव्यक्ति कौशल है या उत्पादक कौशल, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है लेखनम जो होता है हमारा, क्योंकि लेखनम हमारा जो कौशल होता है वो सूक्ष्म पेशीय कौशलम होता है। सूक्ष्म पेशीय कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसमें हमारे सूक्ष्मतम अंग, यानी जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियां हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सूक्ष्म पेशीय कौशल कहलाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लेखनम, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा आता है आपका सेकंड जो टाइप है आपका ग्रहणात्मक कौशल, यानी ग्रहण करना, ठीक है। तो ग्रहणात्मक कौशल हमारे कितने होते हैं, ये भी हमारे 2 होते हैं, प्रकार पूछे जाएंगे तो आप बता पाएंगे, श्रवणम पठनम च, यानी सुन करके और पढ़ करके, ठीक है। तो अगर यहीं पर पठनम कौशल आपसे पूछा जाता है, तो पठन यानी बालक यदि पढ़ता है तो जब उसका क्या करता है, अर्थ का बोध कराता है, यानी कोई भी पद्यांश पढ़ रहा है, गद्यांश पढ़ रहा है, तो बालक सबसे पहले क्या करेगा, उसका अर्थ का बोध करेगा। और आपको क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा कि पठनम समय आवश्यकतम, यानी पढ़ने के समय सबसे ज्यादा जो आवश्यक कौशल क्या है, तो आप याद रखेंगे वो अर्थबोध है, ठीक है। यानी जब बालक पढ़ता है तो उससे उसका अर्थबोध का ज्ञान होना, इसीलिए उसको पाठ्यांश और गद्यांश दिए जाते हैं कि बालक इससे इसका अर्थबोध कर सके। मित्र नेक्स्ट आपका कविता प्रयोजन से अस्ति, यानी कविता प्रयोजन का क्या अर्थ है, ठीक है, क्यों किया जाता है। तो याद रखेंगे बालक की जो सृजनात्मक शक्ति होती है, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कविता या संगीतमय से तालस्य अनुप्रयोग से च आनंद होती, यानी कविता के माध्यम से, जैसे कि संस्कृत में जो पद्यांश होता है
अन्य भाषाओं में जो कविता होती है, तो उसको क्या करना होता है कि कविता के माध्यम से उस कविता को संगीत में बनाना, ठीक है, ताकि बालक उसमें अत्यधिक रुचि ले सके और आनंदित हो, ठीक है। और उसके ताल से, यानी जो उसकी कविता होती है उसके ताल से उस बालकों को ज्ञान कराना, उसका बोध कराना। अनुप्रयास से, यानी बालक अपने जो अनुप्रयोग के माध्यम से जो सीखेंगे, च आनंद भूति, और उनको जो कविता की जो है उसके जो ताल है संगीत में उसकी आनंद की भूति कराना, ये हमारे कविता का प्रयोजन होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, एज इट इज ऑप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एज इट इज टैग वर्ड के आधार पर रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कथा कथनम, यानी कोई भी कथा कथन होता है, ठीक है, तो उसका क्या अर्थ होता है, यानी कोई भी कहानी सुनाना, ठीक है। अर्थ समझेंगे इसका तो क्या होगा, कहानी सुनाना। तो कहानी सुनाने से क्या होता है, समग्र रूपम संस्कृति, ये एज इट इज आपको ऑप्शन में टैग वर्ड मिल जाएगा, यानी समग्र रूपम संस्कृति। तो इसका अर्थ होता है कि उस कहानी के माध्यम से बालक को अपनी जो संस्कृति है, देश की, राज्य की है, जैसी है संस्कृति, उसके उसकी भाषा है, उसकी बोली है, उसका पहनाव है, खान पीन आदि के उसके जो समग्र रूप है, उस संस्कृति की जो संस्कृति है उसके समग्र रूप से उसको अवगत कराना, उसका ज्ञान कराना, उसका बोध कराना, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे छात्रान अवसर ददात, यानी छात्रों को क्या जाना चाहिए, अधिगम में अत्यधिक अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। मुक्त वातावरण होना चाहिए, जैसे यदि आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो छात्रों को अवसर भी दिए जाने चाहिए। जैसे बाय द वे, अगर कोई भी क्लास में बालक ने आपसे प्रश्न पूछा है तो आप उसको बिठाना नहीं है, उसको प्रश्न को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, उसको अवसर देने चाहिए, ठीक है। और बालक का जो वातावरण होता है, जो अधिगम करने के लिए सबसे अहम है कि बालक का जो वातावरण वो मुक्त होना चाहिए, एक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक का दबाव या उसकी मार का भय हो, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जो वातावरण है जो हमारी क्लासरूम का जो भयात्मक हो, यानी भय पूर्ण हो, नहीं, बिल्कुल मुक्त और स्वतंत्र आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और उनकी जो अध्ययन की रुचि है उससे क्या होगा, बालक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा। जब बालक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा तो पठे रुचि अध्ययन, जो भी उसने पढ़ा है वो उसे अपनी रुचि के अनुसार उसको अध्ययन करेगा, यानी सीखेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो हमारा वातावरण है बिल्कुल से मुक्त, यानी कि स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, भय युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब वातावरण स्वतंत्र होगा, उसकी इच्छा के अनुसार होगा, उसको अवसर दिए जाएंगे बालक को, तो उसकी जो पढ़ा हुआ है वो उसकी रुचि के अर्थ से उसे अधिगम करेगा, और उसे अध्ययन अर्जन भी करेगा, अधिग्रहण भी करेगा, और उसका जो अधिगम का स्तर है हमारी जो शिक्षण कार्य का है वो उच्च स्तरीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट लेखनम, एज इट इज आपको मिल जाएगा उत्कृष्ट लेखन व्याकरणम, क्योंकि यदि कोई भी विद्यार्थी उत्कृष्ट लेखन तभी लिख पाएगा जब वह संस्कृत भाषा या अन्य कोई भाषा है उसके व्याकरण को पूरी तरीके से, उसके जो भाषा है उसके चिन्ह आदि का प्रयोग करना सीख जाएगा, ठीक है। तो आपको एज इट इज मिल जाएगा संस्कृत उत्कृष्ट लेखनम, तो आप बता दोगे क्या, व्याकरणम, ठीक है। इसके कुछ टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि छात्र स्व अनुभव धारणे, यानी प्रत्येक छात्र जो होता है उसके जो स्वयं के अनुभव होते हैं उनके द्वारा भी वह धारण करता है, इसलिए उसके स्वयं के अनुभवों को क्या देना चाहिए, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। वैविध्य पूर्ण गतिविधि, यानी छात्रों को भिन्न भिन्न, वैविध्य का मतलब होता है भिन्न भिन्न जो गतिविधि होती है उनसे अध्ययन कराना जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा अधिगम का स्तर और अत्यधिक हो। तो वैविध्यपूर्ण गतिविधि में उसका हाथ बटाना चाहिए छात्रों का। परस्पर संवाद, परस्पर संवाद के माध्यम से भी छात्रों में भाषा का विकास होता है और वहां की वह संस्कृति रुचि आदि को भी जानते हैं, ठीक है। तो परस्पर संवाद ये टैग वर्ड है आपके ऑप्शन में, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो ऑटोमेटिक आप इसमें समझ जाएंगे। विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, अब देखो विद्यार्थियों को उतना ही अधिगम जैसे उनकी आवश्यकता अनुसार, यानी उनकी रुचि के अकॉर्डिंग अध्ययन कराना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें इतने बस्ते का बोझ ला दो या इतना करके लाना ना, उसकी जो आवश्यकता है उसकी मानसिक स्तर को जांच करके उनकी विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम ही हमें अधिगम कराना चाहिए, जैसा। और ये आपको एज इट इज टैग वर्ड में है, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे और आप इन सभी को लगा करके करेक्ट आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका बहुभाषिकता, तो देखिए भाषिकता से आपके प्रश्न बनते हैं, इसे याद रखेंगे। बहुभाषिकता का क्या है, इसको संसाधनम यानी संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो बहुभाषिकता आपको संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि भाषा अधिगम हेतु एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि अगर आपकी क्लास में कई राज्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं को वो यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, आपको भी अन्य भाषाओं को सीखने का क्या होता है, ज्ञान मिलता है, और बालक भी उससे एक संसाधन के रूप में अन्य भाषाएं सीख सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे जो बहुभाषिकता है एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिव्याप्य कक्षा, या मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अभिव्याप्य कक्षा का मतलब होता है एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी बालकों को, यानी सभी बालकों को समान अवसर देकर के
और उनको समावेशी शिक्षा कक्षा यानी समावेशी शिक्षा दी जाए या समावेशी कक्षा के रूप में आप याद रखेंगे। ठीक है, आप ये व्यापक कक्षा यानी अभिव्यापक मतलब व्यापक कक्षा, जैसे यदि कोई बालक सामान्य बालक है तब भी, प्रगतिशील बालक है तब भी, तो आपको याद रखना होगा सभी बच्चों को समान अवसर देकर के एक समावेशी कक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है अभिव्याप्य कक्षा का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका मुद्रण समृद्ध वातावरण, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है चित्र से कथ प्रयोग, यानी जो आपके प्राइमरी की क्लास की जो हमारी पुस्तक होती है उसमें आपने देखा होगा मोर देन एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी या क्या हो तो एनसीईआरटी हमारी भी संतुति करती है कि उनको चित्र के माध्यम से, तो मुद्रण समृद्ध जो वातावरण होता है वह एक ऐसा वातावरण होता है जो बालक की जो अदृश्य, यहाँ पर देखो एक टैग वर्ड भी है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अदृश्य संकल्पना अद्भुत, यानी जो बालक के अंतर्गत अदृश्य संकल्पना होती है, यानी कि जो अमूर्त संकल्पनाएं होती है। ठीक है, जो अमूर्त चिंतन करने की जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको बोध कराना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने हमारे जो हम एक पाठ है पढ़ाई, जैसे मेला है, तो उसमें मेले का जो दृश्य है, तो उससे बालक क्या होगा, उस मेले में उपस्थित सभी वस्तुओं के बारे में क्या कर लेगा, अपने अदृश्य जो संकल्पना है उससे उनका बोध कर लेगा और उसकी अमूर्त संकल्पना के माध्यम से वह उनको जान भी लेगा। जैसे कि अगर आपको बालक को कोई भी हिमालय पर्वत या अन्य नदियों के बारे में आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, तो क्या करेगा बालक, उसको जो अदृश्य संकल्पनाओं के माध्यम से बोध कर लेगा और बेहतर तरीके से अर्जन भी कर पाएगा। जैसे प्राथमिक कक्षा या कथम विषय योग्यतम भविष्य, यानी जो हमारे बालक की जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें कथम माने कौन सा विषय योग्यता, यानी योग्यता है। ठीक है, यानी प्राइमरी कक्षा जो होती है उसके लिए कौन सा विषय सबसे योग्यतम है। ठीक है, याद रखेंगे। तो बालक क्या होता है, उसके जो योग्यतम विषय वो मम परिवार है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो एज इट इज आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इन सभी को भी। नेक्स्ट है आपकी संस्कृत भाषा के शिक्षण के उद्देश्य, यानी संस्कृत भाषा या शिक्षण से उद्देश्य, यानी जो संस्कृत भाषा का शिक्षण किया जाता है उसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, कई प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो ठीक है याद रखेंगे। इसके मुख्य रूप से ये आपके उद्देश्य होते हैं। आपका पहला है ज्ञानात्मक लक्ष्य, ज्ञानात्मक को ही हम संज्ञानात्मक लक्ष्य भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना है, यानी बालक को जो संस्कृत की भाषा है उससे बोध कराना, उसका ज्ञान कराना। ठीक है, ज्ञानात्मक लक्ष्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे भी। सेकंड आपका कौशलात्मक लक्ष्य, कौशलात्मक एक ऐसा लक्ष्य होता है जो हमारे जैसे भाषा के कौशल थे, हमारे थे 4 कौशल थे, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम च। ठीक है, तो उनमें दक्ष करना बालक को श्रवणम, संभाषणम यानी सुनना, संभाषणम बोलना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना में दक्ष करना, यानी इनमें पूर्ण रूप से बालक को दक्ष करना, इस कौशल यानी कौशलात्मक लक्ष्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका रचनात्मक या सृजनात्मक लक्ष्य। ठीक है, रचनात्मक या सृजनात्मक लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसमें बालक के अंदर जो भी कल्पना शक्ति होती है, यानी जो उसकी सृजनात्मकता होती है उसको डेवलप करना। ठीक है, उसको आगे बढ़ाना, रचना करना, भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं करना। ठीक है, या विविध प्रकार की सोच बालक के अंतर्गत डेवलप करना। ठीक है, जिससे बालक क्या हो, बालक एक सृजनात्मकता हो। जैसे हमारे जो छोटे छोटे बालक होते हैं कई बार खिलौनों को तोड़ते हैं और फिर जोड़ देते हैं, तो वो बालक के अंदर क्या हो जाती है, वो उससे रचनात्मक यानी सृजनात्मक शक्ति का डेवलप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका रसात्मक लक्ष्य। ठीक है, देख संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें ताल लय आदि का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो रसात्मक लक्ष्य जैसे कि आपकी कविता है, यदि आपको कोई भी कविता का पठन कर रहे हो, ठीक है, या आपका कोई छोटा सा पद है, तो उसमें आपको एक ताल, एक लय और एक सुर के साथ उसको संगीत में बनाते हुए एक बालकों को एक ऐसे यानी उसके समझ ऐसे प्रस्तुत करना है कि बालक उसमें आनंद की अनुभूति करें, उसको ऐसा संगीत में ताल और लय के माध्यम से। ठीक है, तो कविता का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है रसात्मक लक्ष्य का मतलब बालक को कविता या पद के माध्यम से जो उसमें ताल है के पढ़ने में जो ताल है उनकी लय या उनके जो के साथ उनको आनंद की अनुभूति कराना। ठीक है, याद रखेंगे रसात्मक लक्ष्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका होता है अभिवृत्त्यात्मक लक्ष्य। अभिवृत्त्यात्मक लक्ष्य यानी कि अपने हाव भाव विचारों को एक दूसरे के समक्ष बालक किस तरह प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रस्तुतिकरण लक्ष्यम में दक्ष करना, यानी बालक अपने विचारों को किस तरह एक दूसरे के आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, या उनको किस तरह उनको समझ प्रस्तुत करता है, तो इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य याद रखेंगे अभिवृत्त्यात्मक लक्ष्यम यानी कि प्रस्तुतिकरण लक्ष्यम। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। नेक्स्ट आपकी शिक्षण प्रणाली। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा की जो शिक्षण प्रणाली है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे जो शिक्षण प्रणाली हमारी मुख्य रूप से होती है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, यानी राजतंत्रात्मक एक ऐसी प्रणाली होती है संस्कृत भाषा की, जैसे आप याद रखेंगे जो शिक्षक केंद्रित प्रणाली होता है, यानी इसमें
सबसे अधिक शिक्षक ही सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी व्याख्यान विधि जो आप देख पा रहे हैं, तो उसमें शिक्षक जो होता है सर्वोपरि माना जाता है। तो राजतंत्रात्मक आपके ऑप्शन में आती है, तो आप याद रखेंगे शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी प्रणाली होती है जो शिक्षक केंद्रित होती है, यानी इसमें शिक्षक प्रधान होता है, ठीक है। बालक जो होता है उसका स्थान गौण होता है, शिक्षक का हमारा जो होता है उसका प्रथम स्थान होता है, ठीक है। सेकंड होती है हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली। लोकतंत्रात्मक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि बाल केंद्रित प्रणाली कहती है, ठीक है। अगर आप इसके अर्थ को समझेंगे तो ये बाल केंद्रित प्रणाली होती है, जिसे आप याद रखेंगे, यानी बालक इसमें क्या होता है, मुख्य बिंदु होता है, ठीक है। याद रखेंगे मुख्य आधार होता है और शिक्षक का स्थान इसमें गौण हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अहस्तक्षेप प्रणाली। अहस्तक्षेप प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो इसमें किसी भी का हस्तक्षेप ना होता है, यानी जिसे हम प्राकृतिक प्रणाली भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो सृजनात्मक प्रणाली, बालक की जो अमूर्त संकल्पना होती है। सृजनात्मक प्रणाली में क्या होता है, बालक के अंदर जैसे बालक खिलौने को तोड़ता है फिर बनाता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी अमूर्त संकल्पनाओं को सृजनात्मक के माध्यम से उसको क्या करना, डेवलप करना, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अहस्तक्षेप सृजनात्मक, इसको ही क्या बोलेंगे हम, सृजनात्मक प्रणाली बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका संस्कृत शिक्षण विधि, यानी संस्कृत शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे परंपरागत विधि, ठीक है। परंपरागत वे विधि होती है जो प्राचीन समय से ही यानी चली आ रही है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि हमारी मौखिक विधि है, पाठशाला है, भंडार विधि, कोई हम क्या कह देते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, मौखिक, पाठशाला विधि, भंडार विधि या व्याकरणानुविधि हमारी क्या है, परंपरागत विधियां हैं, ठीक है। जैसे कि गुरुकुल विधि है जो क्या है हमारी प्राचीन विधि, प्राचीन में जो संस्कृत यानी जो शिक्षण कार्य होता था वो गुरुकुल में होता, जो ग्राम से क्या होते हैं, एक अत्यंत दूर होते थे और शांत वातावरण यानी वन में होते, ठीक है। जिसमें गुरु जो कि आचार्य में होते, जो शिक्षण को यानी शिष्य को अपने क्या है जो शिक्षण से कार्य है वो प्रारंभ करते थे गुरुकुलों में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। उसके कुछ अलग से नियम और वचन भी होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको और काल में लेके जाए थे, जैसे हमारा जो वैदिक काल है, बौद्ध काल है या मुगल कालीन है, तो उसमें अपने अपने अलग अलग संस्कार थे उसके, जैसे उपनयन संस्कार है, उपसंपदा संस्कार है और बिस्मिल्लाह रस्म है, जो उसमें अलग अलग समय पर, ठीक है, उनकी आयु भी निश्चित थी और उसी संस्कार के पश्चात उनको शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्राचीन विधि और नवीन विधि, कई बार पूछ लिया जाता है कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र की प्राचीन विधि क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे पारायण विधि, ठीक है। सबसे प्राचीन विधि जो है वो पारायण विधि मानी जाती है, याद रखेंगे आप। जो नवीन विधियां हैं तो इनसे आप अवगत अच्छी तरीके से अवगत है, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि है, संयुक्त विधि है, आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण आदि, ये हमारी क्या कहलाएंगे, हमारी नवीन विधियों के अंतर्गत भी आएंगे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है मित्रों संस्कृत भाषा में यानी कि भाषागत दोष, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक भाषा के अलग अलग दोष होते हैं, उसमें बोलने में, सुनने में, पढ़ने लिखने आदि दोष होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो भाषागत दोष क्या है, ठीक है, संस्कृत के इसमें दो ही दोष माने जाएंगे, आप याद रखेंगे, पठनम और लिखनम च, यानी पढ़ने में जो दोष होगा, ठीक है, और लिखने में जो दोष होगा। अगर इसमें शिक्षण में आपको सीधे मिल जाएगा, तो अगर आप जानते हैं कि जो पढ़ने का दोष होता है, यानी यदि बालक में कोई भी किसी भी वर्ड को पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, यानी कोई एक प्रकार से पठन जो दोष होता है वो डिसलेक्सिया होता है, इसे आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। और जो लेखन यानी लिखने का जो दोष होता है वो डिसग्राफिया होता है। ये तो आपके सीडीपी के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा में और अन्य दोष होते हैं जो इनके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। तो पहला दोष क्या होता है, वर्णमाला दोष, ठीक है। वर्णमाला एक ऐसा दोष होता है जिनकी बालक जो वर्णमाला के हमारे वर्ण होते हैं उनको कई प्रकार से अलग अलग बोल देता है, ठीक है। जैसे कि का को कै बोल देना, कई बार बालक होता है का पढ़ेंगे आप कै बोलेंगे, खा को खे बोलना, गा को गै बोलना आदि, इस प्रकार के यानी वर्णों को अलग तरीके से बोलना, एक आपका वर्णमाला दोष होता है, यानी बालक जो हमारे वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको स्पष्ट तरीके से ना बोल पाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वर लोप दोष। स्वर लोप एक इस प्रकार एक संस्कृत भाषा का एक ऐसा दोष होता है जिसमें आप कई स्वरों को लोप कर देते हैं, यानी कि स्वरों को खा जाते हैं, लोप कर देते हैं आप, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे हमारा विधि है, विधि है, ठीक है, इसमें स्वर हाल लगा हुआ है, लेकिन आपको विधि को विधि बोलेंगे, ठीक है। जैसे महेंद्र तो उसको अलग से बोलेंगे, ठीक है। तो नारायण तो उसको स्वरों को लोप होना, यानी स्वर का लोप कर देना ही आपका क्या कहलाएगा, यानी स्वरों को खा जाना स्वर दोष कहलाएगा, ठीक है, स्वर लोप दोष होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वरागम दोष है। स्वरागम एक दोष ऐसा होता है कि जैसे कि आपसे कहा जाता है भाई स्कूल, को आप स्कूल यानी एक स्वर अलग से आप जो उसमें लगा देते हैं, ठीक है, तो स्वरागम दोष कहलाएगा। स्वर आगम यानी स्वरों का आना, ठीक है, यानी एक और नया स्वर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला आपने कहा, मैंने कहा आपसे आप स्कूल बोलिए, जबकि बालक इसको स्कूल को इस तरह बोलेगा, ठीक है, स्कूल बोलेगा या स्कूल बोलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा एक प्रकार का स्वरागम दोष कहलाएगा, ठीक है। जिसे भी आप याद रखेंगे इन दोषों को, कई बार एग्जाम में बनते आप। तो और स्वर भक्ति दोष, स्वर भक्ति दोष का अर्थ ये होता है मित्रों के स्वर से भक्ति करना, यानी एक नया स्वर और जोड़ देना, ठीक है।
इसमें तो स्वर आगम होता था, यानी कि स्वरों को आना है, ठीक है, या स्वर भक्ति, जो उसे अच्छा लगता है वो उसको जोड़ देना, ठीक है, एक और स्वर जोड़ देना, ठीक है, जैसे महेंद्र है हमारा, यहाँ पे महेंद्र इस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन महेंद्र कर देना उसको, जैसे कि जितेंद्र है उसको जितेंद्र कर देना, हरिंदर है हरिंदर कर देना, ठीक है, और अन्य जो है उनमें क्या होगा, स्वर भक्ति, ये दोष आपका कहलाएगा, ठीक है, एक नया स्वर उसमें जोड़ देना, ठीक है, इसमें नया स्वर नहीं जोड़ा जाता है, स्वर आता है उसमें, नया नहीं जोड़ा जाता है स्वरागम में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक परिचय, ठीक है, तो यहां से भी आपके कई बार प्रश्न बन जाता है कि निदानात्मक परिचय क्यों किया जाता है, तो निदानात्मक जो परीक्षण है वो समस्या या पहचाने करोति, यानी निदानात्मक परीक्षण जो है वो समस्या की पहचान करने के लिए, यानी क्या समस्या है, ठीक है, या किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या को पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। उसके पश्चात किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, यानी समस्या के जो हमारी समस्या बालक के अंतर्गत बनी है उस समस्या का क्या कहना, समाधान है ढूंढना, यानी समस्या में का समाधान इसके अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो ये था मित्रों हमारे द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ और बेहतर और उत्कृष्ट संस्कृत भाषा का एक बेहतर और सिलेक्टेड एक मात्र वीडियो, जिसमें हमारे द्वारा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड किया गया मित्रों, जो कि आपको 15 अंक पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सक्षम होगी मित्रों। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों, और इस वीडियो के पश्चात हम लेकर आएंगे आपके यानी 500 प्लस संस्कृत सीडीपी से क्वेश्चनों की एक बेहतरीन और सिलेक्टेड श्रृंखला मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर कीजिएंगे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।